हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग फिर से एक बार इकोनॉमिक्स के बेसिक के रूप में और डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ऐसे पहले कुछ वीडियो हम फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज कितने हैं, कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, तो ये तो हम लोग पढ़े हैं। लेकिन आज एक बार फिर से लगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे, लगातार मैसेज आ रहा था कि सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के पर्पज़ से भी और भी 11th-12th के स्टूडेंट के पर्पज़ से भी NCERT बुक से इकोनॉमिक्स कराइए। तो अब NCERT के पैटर्न पर ही बेस्ड मैं सिलेबस को फॉलो करते हुए फिर से मैं शुरू से एक बार शुरू किया हूँ और आज उसी में मैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें अर्थशास्त्रियों के बीच में बहुत मतभेद हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों का अपना अपना मत है अर्थशास्त्र को डिफाइन करने के लिए। सभी अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। और ऐसे तो ये मानव मस्तिष्क की विशेषता है कि मुंडे मुंडे मति भिन्न। जितने सर रहेंगे, जितना मस्तिष्क एक जगह रहेगा, उतने प्रकार के विचार आते हैं, उतने प्रकार के आइडियाज आते हैं, उतने प्रकार के डेफिनेशंस निकलते हैं, उतने प्रकार के विचार आते हैं। तो ऐसे ही अर्थशास्त्रियों में भी अलग अलग मत हैं। तो इस हिसाब से अर्थशास्त्र के डेफिनेशंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 टाइप में। 4 क्लास में इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को क्लासीफाई करके हम डेफिनेशंस का स्टडी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशंस of definitions of economics। इकोनॉमिक्स क्लासिफाई करते हैं 5 तरह का ये डेफिनेशंस को। पहला है जो क्लास डेफिनेशन को स्पष्ट करने के लिए, वो है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र और कुछ नहीं बल्कि धन का विज्ञान है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में किसी चीज की कोई अध्ययन नहीं किया जाता है, सिर्फ धन का अध्ययन किया जाता है। धन कहाँ से आए, कैसे जाए, कितना आए, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये मत है एडम स्मिथ जी का, वाकर का सीनियर हैं एडम स्मिथ जी। वाकर सीनियर, मिल ETC, ऐसे कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिनका मत है कि इन सबों का मिला जुला कर कहना है
कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ कहते हैं। और ये वेल्थ ओरिएंटेड जो डेफिनेशंस है, ये कब से ऐसा माना जाने लगा कि एक 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक का प्रतिपादन किया। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations। wealth of nations, इस बुक का प्रतिपादन 1776 में एडम स्मिथ ने किया। और इसी बुक में उन्होंने डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स में जो डिफाइन किया, वो उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ है। और जेबीसे ने इसीलिए एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस of wealth। Economics is a science of wealth, ये एडम स्मिथ ने कहा। और इनके और जो साथी वाकर हैं वो क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। ये वाकर जी क्या कहते हैं? वाकर महोदय का कहना है कि इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ इकोनॉमिक्स which relates to wealth, इनका ये कहना है। क्या कहना है इनका? कि दैट बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट बॉडी ऑफ नॉट इकोनॉमिक्स बट नॉलेज, ये ज्ञान का एक ऐसा पार्ट है इकोनॉमिक्स जो धन से संबंधित है। विच रिलेट्स टू वेल्थ, इनका ये कहना है। तो ऐसे ये जो कुछ हैं, एडम स्मिथ हैं, वाकर जी हैं, सीनियर हैं, मिल हैं, ऐसे इकोनॉमिस्ट का कहना है, इन इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो मिला जुला करके इनका जो फोकस है स्टडी का, वो इस रूप में है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। अब दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है, ये तो पहला हो गया कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस को हम दूसरा जो क्लास इसका है जिसमें हम इसको क्लासिफाई करते हैं, वो क्या है? वो है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस।
सेकेंड इज वेलफेयर ओरिएंटेड definitions. वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि नहीं भाई, ये सिर्फ धन का विज्ञान ही कैसे है। मानव जब आता है इस धरती पर तो सिर्फ धन कमाने के लिए ही नहीं आता है, वो कुछ समाज कल्याण का कार्य भी करने के लिए आता है। और जो प्रयास करता है, जितनी गतिविधियां चलाता है, जितनी क्रियाएं करता है, वो सिर्फ धन कमाने के लिए ही नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए भी, मानव कल्याण के लिए जो भी वो काम करता है, गतिविधियां चलाता है। तो वैसे अर्थशास्त्रियों ने इनको कहा कि नहीं, जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ धन का विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव कल्याण का विज्ञान है, समाज कल्याण का विज्ञान है। तो कौन कौन इनके साथ शामिल हैं? मार्शल कहते हैं, एल्फ्रेड मार्शल, ए मार्शल जिसको बोलते हैं, ए मार्शल, पिग्गू, कैनन, ऐसे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, मार्शल हैं, पिग्गू हैं, कैनन हैं, इनका कहना है कि नहीं, ये वेल्थ इज सिंपली अ मीन्स ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव, द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मनुष्य जन्म जो मिला है, मनुष्य का जन्म जो हुआ है, वो सिर्फ धन कमाने के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक काम करने के लिए, समाज कल्याण के लिए ही हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि धन मनुष्य के लिए है, वेल्थ इज फॉर ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन इज नॉट ओनली फॉर वेल्थ। धन मनुष्य के लिए है, यह बात सही है, लेकिन मनुष्य इस धरती पर सिर्फ धन के लिए है ऐसी बात नहीं है। वो समाज कल्याण का भी काम करना चाहता है। इसीलिए मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड with the attainment and with the use of material requisites of well-being. अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, और यह व्यक्तिगत इंडिविजुअल या सोशल जो एक्टिविटीज है उसका जांच करता है, उसके जांच करता है। किसका जांच करता है? तो जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति के और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। हां, कल्याण करने के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ फिजिकल रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, भौतिक संसाधन की आवश्यकता होती है, लेकिन भौतिक संसाधन सिर्फ उतने ही चाहिए जिससे कल्याण का उद्देश्य, जो असली उद्देश्य है, वास्तविक जो उद्देश्य है मानव क्रिया का, वो कल्याण का उद्देश्य है। और उसको अटेन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जितना भौतिक साधन का उपयोग किया जा सकता है, मैं पिछले वीडियो में भी इस बात को बतलाया था कि जैसे मनुष्य जन्म जो मिला है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम इस धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लेकर आते हैं, सिर्फ धन कमाने नहीं आते हैं, अपना और समाज का व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए भी काम करते हैं, और उसके लिए जरूरत भर। और अपना कल्याण किस में है? तो जो परम पिता अदृश्य सर्वशक्तिमान शक्ति है,
उसको जान लेना, उसकी अनुकंपा को महसूस कर लेना इसी जन्म में, यह वास्तविक उद्देश्य है। साध्य को प्राप्त कर लेना, साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर लेना। तो जो ये साधन है इसकी आवश्यकता उतनी ही है, धन की आवश्यकता है बस जरूरत भर। मुख्य उद्देश्य है कि जितना वेलफेयर के लिए जरूरत है उतने ही धन हमारे पास चाहिए, उतनी ही की आवश्यकता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य के लिए धन है, धन मनुष्य के लिए है, लेकिन मनुष्य सिर्फ धन के लिए नहीं है। तो ये इनका मानना है, ये डिफाइन किए। इसमें इन्होंने, पिगू ने भी कहा है, पिगू ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर बीइंग डिस्क्राइब्ड एज दैट पार्ट ऑफ वेलफेयर विच कैन बी ब्राउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। इनका कहना है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, और आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है। आर्थिक कल्याण भी जरूरी है सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण भी जरूरी है। क्योंकि मैंने कई बार पहले भी कहा है कि भूखे भजन न होई गोपाला, अर्थ चाहिए। भगवान के भजन के लिए भी जब अर्थ चाहिए तो समाज के कल्याण के लिए अर्थ तो चाहिए ही। तो अर्थ की व्यवस्था, लेकिन उतने ही वह भाग है, ये कहते हैं, जिसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, जिसको मुद्रा में मापा जा सके। ये तो ऐसे ये दूसरा टाइप है। और तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है क्या, किस रूप में इसको क्लासिफाई करते हैं, तो स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशंस के रूप में। इसको स्कार्सिटी ओरिएंटेड कहते नहीं, कुछ लोग जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि अर्थशास्त्र जो है ना वो स्कार्सिटी का, दुर्लभता का विज्ञान है, दुर्लभ है जो वस्तु, स्कार्सिटी oriented definitions। स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशंस हैं इसकी। दुर्लभता का विज्ञान है। कौन कौन कहते हैं, इसके जो मुख्य पक्षधर हैं वो रॉबिन्स हैं, और इसके मुख्य जो पक्षधर हैं वो रॉबिन्स हैं, और इसके एक स्किटोवास्की भी हैं। स्किटोवास्की, स्टिगलर, मैकफी, इन सभी ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान कहा है। रॉबिन्स ने 1932 में एक बुक लिखा, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस, एन एसे ऑन द नेचर एंड significance of economic science, इकोनॉमिक साइंस का नेचर, प्रकृति एंड इसका महत्व, सिग्निफिकेंस पर एक एसे नाम, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पिगू ने कब लिखा, ये पिगू ने 1932 में एक बुक प्रतिपादन किया, 32 में, और जिसमें इन्होंने माना कि अगर स्कार्सिटी नहीं होता तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं होती। स्कार्सिटी, कमी, सीमितता, लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर
उसकी दुर्लभता नहीं होती, साधनों की दुर्लभता नहीं होती, तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए इसेंस के रूप में भी स्कैर्सिटी एंड चॉइस को कहा गया है। कई इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि इसमें का जो इसेंस है, इकोनॉमिक्स के जो स्टडी का जो इसेंस है, सार तत्व जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, स्कैर्सिटी और चॉइस प्रॉब्लम ही है। तो ये इन लोगों ने बताया। कौन कौन बताया इसमें? तो इनके साथ स्किटवास्की, स्टिगलर, मैकफी, रॉबिन्स, है ना, ऐसे कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं जो पक्षधर हैं कि इकोनॉमिक्स बल्कि कुछ नहीं, बल्कि वो साइंस किस चीज का है। इन लोगों ने कहा है, सभी लोगों ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। इन्हीं लोगों का कहना है कि ये वेल मैनेजमेंट है, वेल एलोकेशन है ऑफ रिसोर्सेस, ये उसके लिए इसमें पढ़ाई करते हैं। और वो कैसे? स्कैर्स रिसोर्सेस का एलोकेशन, स्कैर्स रिसोर्सेस का मैनेजमेंट का विज्ञान है, और हम उसी का स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। और लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं, कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं क्या कहते हैं इसको? ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ दुर्लभता के विज्ञान ही नहीं है, बल्कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस भी उन्होंने देते हुए कहा कि ये ग्रोथ का विज्ञान है, विकास का अध्ययन है। चौथा जो इनका एक क्लासिफिकेशन है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन से, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। इसमें कौन कौन ज्यादा जोर देते हैं? इसमें मेन रूप से ग्रोथ का साइंस, ग्रोथ का स्टडी ऑफ ग्रोथ, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ग्रोथ कहा गया है इकोनॉमिक्स को। किसके द्वारा? सैमुअल्सन के द्वारा। ये सैमुअल्सन इसके मुख्य पक्षधर हैं। उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज, मतलब ये चॉइस का विज्ञान इन्होंने कहा इसको, विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू employ scarce productive resources which could have alternative usage to produce various commodities over time and distribute them for consumptions now and in future among various people and group of society। ये इन्होंने कहा। इनका कहना है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या बिना इसके प्रयोग के भी सीमित साधनों का ऐसे प्रोडक्टिव मैनर में यूज करके या उसका वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूज में डालकर या उसका प्रयोग करके निश्चित समय में गुड्स पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तथा इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसका कैसे हम नियोजन, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे इस क्रिया को संपन्न करते हैं, इसका अध्ययन ही इकोनॉमिक्स है, ऐसे इन्होंने कहा। तो ये 4 प्रकार की क्लासिफिकेशंस ऑफ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स के परिभाषा पर ठीक वैसे ही है। एक मैं एग्जाम्पल दूंगा
कि जिसने जिस पार्ट को पकड़ा, जिसने जिस पार्ट को समझा, उसी को उसने सही मान लिया। जैसे आपने सुना होगा एक हाथी और 5 दोस्त की कहानी, अंधे दोस्तों की कहानी। 5 अंधे दोस्त थे। वे आपस में बात किए कि भाई चलो अपन हाथी देखते हैं पांचों मिलकर। हुआ कि भाई चलो हाथी देख लिया जाए। पांचों गए कहीं जंगल में। एक हाथी बैठा हुआ था। एक व्यक्ति उसमें से पहले गया, बोला कि पहला अंधा गया, कहा कि ठहरो पहले मैं देख कर आता हूं। वो गया तो हाथी का पैर पकड़ाओ, पैर को स्पर्श किया, टच किया, लौट कर आया। बाकी उसके जो मित्र थे वो पूछे, क्यों भाई हाथी देखा? पहला अंधा कहा, बिल्कुल देखा। सभी पूछे, हाथी कैसा होता है? बोला, हाथी पिलर की तरह होता है। हाथी कैसा होता है? खंभा की तरह होता है, पिलर की तरह होता है। दूसरे अंधे दोस्त तुरंत उस पे बरस पड़े, ऐ तुम अंधे हो, तुम समझते नहीं हो, हाथी पिलर की तरह नहीं होता, पिलर की तरह नहीं होता है, मैं आता हूं देखकर। दूसरा अंधा गया, वह जब जाकर के हाथी के पास गया तो वह हाथी का सूंड पकड़ा। हाथी का क्या पकड़ा? सूंड पकड़ा। आया वापस। बाकी के जो फिर 4 दोस्त थे अंधे, पूछे, हाथी देखा? उसने बोला, हाँ बिल्कुल देखा, मैं बहुत अच्छे तरीके से देखा। बोला, हाथी कैसा था? बोला, हाथी पेड़ के तन्ने की तरह होता है। ये पहला अंधा झूठ बोल रहा था, हाथी पेड़ के तन्ने की तरह होता है, क्योंकि उसने सूंड पकड़ा था सिर्फ उसको। अब बाकी के जो 3 दोस्त और बचे, कहे कि तुम दोनों अंधे हो, मैं जाता हूं। और हर एक अगला अंधा दोस्त को खुद अपने आप को आंख वाला समझ रहा है कि तुम दोनों अंधे हो, मैं जाता हूं, मैं देख कर आता हूं हाथी कैसा होता है। तीसरा गया, उसने हाथी के कान को पकड़ा, हाथी के कान को छू करके आया, बताया कि मैं हाथी देखकर आया। ये दोनों जो अंधे पहले देखकर आए, वे दोनों के दोनों झूठ बोल रहे थे। पूछा, हाथी कैसा होता है? तो हाथी सूप की तरह होता है। वो सूप होता है ना, जो एक जिसमें माताएं, बहनें, महिलाएं घर में अनाज छानने का काम करती हैं, फटकने का काम करती हैं। उसमें से कुछ मिक्स्ड है तो सेपरेट करने के लिए जो यूज करते हैं, तो सूप की तरह होता है हाथी का कान, क्योंकि वो हाथी का कान से पकड़ कर आया था जी। अब बाकी के 2 कहे थे कि नहीं नहीं, विश्वास नहीं है तुम पर, बिल्कुल विश्वास नहीं है, मैं आता हूं देखकर। चौथा गया तो हाथी का पूंछ पकड़ा। हाथी का क्या पकड़ा? पूंछ पकड़ा। आया, कहा कि ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे थे। हाथी न तो पिलर की तरह होता है, न पेड़ के तन्ने की तरह होता है, न सूप की तरह होता है। अरे भाई, हाथी तो नारियल के रस्सी की तरह होता है। हाथी नारियल के रस्सी की तरह होता है, क्योंकि उसने सिर्फ पूंछ पकड़ा था। उसको लगा कि हाथी नारियल का जो रस्सा होता है उसके तरह होता है। अंतिम दोस्त कहा कि मान गए तुम लोग को, चारों आखिर ठहरे तो अंधे। अब जो मैं आऊंगा देख करके, अंत में वही फाइनल होगा कि हाथी का क्या स्वरूप होता है, किस तरह का हाथी होता है। 5वां अंधा गया देखने। अंत में वह हाथी बैठा हुआ था, उसका पीठ को स्पर्श किया, पूरा सहला करके उसका पीठ को देखा, और एकदम उधर से एकदम तना हुआ आया कि मैं हाथी को बहुत अच्छे ढंग से देखा हूं। हाथी न तो पिलर की तरह होता है, न हाथी पेड़ के तन्ने की तरह होता है,
न सूप की तरह होता है और न ही हाथी नारियल के रस्से की तरह होता है। हाथी दीवार की तरह होता है, हाथी दीवार जैसा होता है। अब बताओ, आप लोग ही बताओ स्टूडेंट्स, उन पांचों अंधों में से कौन अंधा सही बोल रहा था? या तो पांचों गलत बोल रहे थे या पांचों अपने जगह पर सही बोल रहे थे। क्यों सही? किस लिए? क्योंकि पांचों ने वो पूरे हाथी के शरीर का किसी एक भाग को, एक ही पार्ट को स्पर्श किया, उसको छुआ, उसको देखा, उसका अध्ययन किया, उस पर विचार किया और हाथी को वैसा ही डिफाइन किया। लेकिन संपूर्णता से अगर देखा जाए तो पांचों ने जो बताया, सबको मिलाकर उतनी बातें, उतने लक्षण, उतने तरह के स्वरूप हाथी के अंदर विराजमान होते हैं। इसलिए सभी मिलकर भी सही बोल रहे थे, अलग अलग भी सही बोल रहे थे, लेकिन जो भी बोल रहे थे वो पूर्णतया, संपूर्णता के साथ, समग्रता के साथ किसी ने अध्ययन नहीं किया। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट और ज्यादा विद्वान जहां इकट्ठा होते हैं वहां मतभेद होता ही है। तो अर्थशास्त्र पर भी जितने विद्वानों का मत है, किसी का गलत नहीं है। यह अर्थशास्त्र में इन सारे लक्षण, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। धन का विज्ञान भी है और वेलफेयर का भी विज्ञान है। इसमें स्कैर्सिटी का भी स्टडी किया जाता है और इसमें ग्रोथ का भी स्टडी किया जाता है, विकास संबंधी अध्ययन भी किए जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस है। इसी के साथ अभी देखिए इसेंस पर मैं बात खत्म करूंगा कि इसेंस क्या है इसके, अर्थशास्त्र के जो इसेंस हैं, सार तत्व क्या हैं, मेन चीज इसमें क्या है। Essence of economics. Essence of economics. ऐसे इसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, सार हैं, वो मात्र दो ही चीज हैं, स्कैर्सिटी, दुर्लभता, और दूसरा चॉइस, उसका चयन। क्योंकि ये दोनों, और ये दोनों जो हैं, चॉइस, स्कैर्स एंड चॉइस आर इनसेपरेबल। इनको पृथक अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? हम जानते हैं, और इसेंस के सेंस में, कि यही दो चीज ऐसे हैं, स्कैर्स ऑफ रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस, और दूसरा फिर उनका अल्टरनेटिव यूजेज या उनको प्रायोरिटी देना, कि फिर किसको अब कौन सी आवश्यकता, अनलिमिटेड वांट्स हैं,
तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड सोर्स के साथ पूरा नहीं किया जा सकता है, सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको स्कैर्स कहते हैं और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वहां क्रिएट होता है और यहीं से इकोनॉमिक्स का स्टडी का उदय होता है। इस चीज को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, एक चार्ट बनाकर इसको स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसके दो भाग, एक तरफ वांट्स, एक तरफ वांट्स और दूसरा तरफ मीन्स यानी रिसोर्सेस। रिसोर्सेस यानी मीन्स, साधन। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहां आता है? वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड हैं। वांट्स क्या है स्टूडेंट्स? अनलिमिटेड हैं। और रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड हैं। रिसोर्सेस जो हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं। अब यहां प्रॉब्लम क्या आता है कि डिफरेंस इन इंटेंसिटीज एंड प्रायोरिटीज, अंतर आता है इसमें। डिफरेंस, सबके अलग अलग तीव्रता है। डिफरेंस इन इंटेंसिटीज एंड प्रायोरिटीज। डिफरेंस इन इंटेंसिटीज एंड प्रायोरिटीज है। किसको प्राथमिकता दें, किसकी तीव्रता अधिक है, किसकी तीव्रता कम है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक तरफ दवा भी चाहिए, एक तरफ एक फूड आइटम वेजिटेबल्स भी चाहिए और दूसरे तरफ आपको सोफा का कवर भी लेना है, टीवी का कवर भी लेना है, तो आप प्रायोरिटी वहाँ किसको देंगे सबसे पहले? या इंटेंसिटीज किसकी है, तीव्रता किसकी है, आवश्यकता की, किस आवश्यकता की? तो मेडिसिन की, उसके बाद वेजिटेबल्स की, उसके बाद यदि हमारे पास मीन्स अवेलेबल रहेगा तो सोफा का कवर खरीदेंगे, तब टीवी का कवर खरीदेंगे, तब चप्पल अगर पुराना है तो उसको रिपेयर करके काम चला लेंगे। और अगर अवेलेबल रिसोर्सेस होगा तो एक चप्पल नहीं, तीन तीन चप्पल रखेंगे, स्लीपर रखेंगे, शूज अलग अलग ड्रेस के मुताबिक रखेंगे। तो ये डिफरेंस इन इंटेंसिटीज एंड प्रायोरिटीज। और दूसरे तरफ फिर एक क्या होता है? अल्टरनेटिव यूजेज। लिमिटेड रिसोर्सेस जो हैं वो अल्टरनेटिव इनका यूजेज होता है। अल्टरनेटिव यूजेज, वैकल्पिक प्रयोग करते हैं उसके जगह पर। अपना चप्पल नहीं तो भाई का चप्पल पहन के काम कर लिया, खुद अपने चप्पल किसी को दे दिया कि चलो भाई खरीदना क्यों है, तुमको जाना है, मेरे पास अच्छा चप्पल है, इसको पहन कर चले जाओ, मेरे कपड़े पहन कर चले जाओ। तो ये, और यहां पर फिर शुरू होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहां शुरू होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां शुरू होता है यहीं से। अब यहां पे लगता है कि किसको प्रायोरिटी दें, किसकी इंटेंसिटी अधिक है, किस वांट्स की। यहां पर होता है कि अब उसके जगह पे अल्टरनेटिव यूज भी कुछ हो सकता है क्या दूसरे का? इसके जगह पर किसी चीज से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से काम चलाया जा सकता है, गुड से काम चलाया जा सकता है क्या? तब यहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या
शुरू होती है और यहीं से उदय होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का। यहीं से उदय होता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का जन्म होता है, यहीं से शुरू होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग यहीं अभी रोकते हैं, विराम देते हैं। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इकोनॉमिक्स को एनसीईआरटी पैटर्न पर जो सिलेबस बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे और आगे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि वे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काम आए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए भी वो उपयोगी हो और जो 11th-12th पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हो। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर एक निवेदन करूंगा कि यदि हरिओम कॉमर्स का यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल अभी तक आप ज्वाइन न किए हों, सब्सक्राइब न किए हों, तो कृपया कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। इसी के साथ थैंक यू।